सबसे पहले मैं अपने मेहमान जो आज हमारे साथ हैं इस चर्चा पे आगे बढ़ाने के लिए उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। रक्षा विशेषज्ञ के रूप में सुदर्शन चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, सिद्धार्थ दवे हैं विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ हैं, जेके बंसल जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और विनोद बंसल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और ऐसे मसलों पर बहुत ही अच्छी समझ और बहुत ही अच्छी जानकारी रखते हैं। और सिरसा में जो घटना हुई है कल रात में, उस पर भी विनोद मेहता जी से मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जानकारी लूं, चूंकि सिरसा से है विनोद मेहता जी। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत जो है मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जो जुड़े हैं विनोद मेहता जी, मैं उन्हीं से करना चाहूंगा। विनोद जी, ये जो खबर आई है, दो खबरें हैं। एक तो सीज फायर हो गया, जब हम लोग बात कर रहे थे दिन में तभी लग रहा था कि युद्ध आगे जाएगा और आगे की बात पे करेंगे, लेकिन आप जब हम 7 बजे बैठे तो सीज फायर हो चुका है। तो सीज फायर पे सबसे पहले आप बताइए कि 12 तारीख को बातचीत होनी है और मोदी के बारे में कहते हैं, ट्रंप भी कहता है कि मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर। तो ये जो टफ नेगोशिएटर का शब्द है, तो नेगोशिएशन में भारत अपनी शर्तों पे जो है ये सीज फायर के लिए राजी हुआ है। तो भारत की शर्तें क्या हो सकती, क्या जिन मुद्दों को लेकर के भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध विच्छेद किया था, सिंधु जल समझौते की तरफ में इशारा, क्या सिंधु जल समझौता जो है पे जो स्थगन है वो लागू रहेगा, क्या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको फिर से शुरू करने की औपचारिकता भर की जाएगी, बाकी चीजें जो है उसी तरीके से रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप अपनी नजर से जो है इसका विश्लेषण थोड़ा करें। जी देखिए मुकेश जी, पहले तो आपको और पूरे देशवासियों को बधाई। सीज फायर का मतलब हुआ कि आपने आधा युद्ध जीत लिया और बिना लड़े जीत लिया। जी सिर्फ 4 दिन के ट्रायल के बाद अगर सीज फायर हुआ है, इसमें काफी चीजें, पाकिस्तान काफी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। पहला तो ये है कि युद्ध में कौन मजबूत है कौन कमजोर है ये बाद में तय होता है, समय जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वक्त पाकिस्तान में अंदरूनी हालात उसको अलाउ नहीं करते कि वो लंबा युद्ध लड़े। दूसरा, पाकिस्तान ने जो कल रात किया 400 के आसपास जगह, यानी आप ये समझो कि कच्छ से गुजरात से लेके और जैसलमेर तक उसने कोई हमारा एयरबेस नहीं छोड़ा जिसको उसने टारगेट नहीं किया हो। लेकिन एक भी उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। केवल जम्मू शहर में एक मकान, वो भी आधा, पूरा नहीं गिरा, आधा गिरा। सिरसा एयरबेस को हाट करने की कोशिश की गई। उनकी जो मिसाइल को या उसको कोई भी वेपन बोलो, मलवा उसका टेक्निकल पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं मतलब बड़ी चुकाने वाली बात कर रहा हूं कि वो 3 फुट गहरा खड्डा भी नहीं कर पाई। जिस खेत में वो गिरी उसमें 3 फुट गहरा खड्डा भी नहीं है। और इसको मैं मजाक में भी कहूं और सीरियस भी कहूं, ऐसे प्रोजेक्ट तो हमारे पंजाब और हरियाणा में ये जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाने वाले मिस्त्री है ना, ऐसे प्रोजेक्ट तो वो भी बना देते हैं। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान ने इतना पैसा खर्च किया, चाइना से प्रोडक्ट खरीदे और वो खुश हो गए। तो उनको भी एहसास हो गया कि उनके जो वेपन्स और टारगेट दोनों बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, समय उनका साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो उभार आ रहा है, पाकिस्तान पे अंदरूनी दबाव है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, सेना को लेके लोगों पे ट्रस्ट नहीं बचा हुआ, तो वो लंबा युद्ध झेल ही नहीं सकते, खींच ही नहीं सकते। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सीज फायर की जो भी आउटकम हो, मुझे लगता है पॉजिटिव आउटकम आएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं भी आती तो पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ सकता। और हिंदुस्तान ने जो 3-4 दिन में किया है उससे पूरे वर्ल्ड में 2 मैसेज बड़े लाउड एंड क्लियर गए हैं। एक तो हिंदुस्तान में अब वो लीडरशिप नहीं है जो पहले हुआ करती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और बड़ी विल पावर वाली लीडरशिप है। और आर्थिक स्थिति, इस लीडरशिप को पब्लिक का भी सपोर्ट है और आर्थिक स्थिति भी हमारी काफी मजबूत है। और आर्थिक स्थिति से भी ज्यादा प्रधानमंत्री के साथ देश का एक नागरिक खड़ा हुआ है। कोई फैसला गलत हो, युद्ध में कई बार गलत फैसले भी लिए जाते हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सब प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़े हुए हैं। ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज गया। दूसरा, 3-4 दिन से हमने जो पोस्चर रखा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हम आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। आतंकवाद चाहे वर्ल्ड में किसी कंट्री के खिलाफ हो, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उस कंट्री के भी साथ खड़े हैं जो आतंकवाद की मार झेल रहा है। तो ये बड़ा लाउड मैसेज गया। अब आप आ जाइए कि वर्ल्ड में स्थिति क्या है। ट्रंप ने जो इंटरवेंशन किया उसका एक रीजन है, ट्रंप इस वक्त टैरिफ वार से लड़ रहे हैं। उनको भी ये सूट नहीं करता कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध लंबा चले। उनका जो टैरिफ वार है वो
चाइना फेल होता है या उसमें कोई डाइल्यूशन आता है, तो ये ट्रंप के भी इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान लंबी लड़ाई में नहीं जाएं। ये पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है कि वो लंबी लड़ाई में नहीं फंसे, और हमारे इंटरेस्ट में ये है कि हमको कोई युद्ध लड़ना ही नहीं है, हमको सिर्फ मैसेज देना है कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो मैसेज देने में भारत बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है। और जहां तक नुकसान की बात है, हमने भी उनका नुकसान किया है, उन्होंने भी नुकसान की कोशिश की है, लेकिन वो हमारा नुकसान नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान को भी एक मैसेज चला गया कि भाई हमारे पास जो भी हथियार है, प्रोपगंडा जितना मर्जी करें, लेकिन उनमें तंत्र नहीं है, दम नहीं है, ज्यादा लंबा लड़ नहीं सकते। तो ये उनके भी इंटरेस्ट में है कि वो सीज फायर को ठीक ठाक तरीके से भारत की शर्तों पे कंटिन्यू करें, और ये रिलेशन जो है आगे लड़ाई में नहीं बदले। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जितना नुकसान भारत का हुआ है उसका 1000 गुना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उससे उस नुकसान को करने में हो गया है, क्योंकि जितनी की मिसाइलें उनकी है, जितने के ड्रोन उनके हैं, उसके मुकाबले अगर कहें तो कोई नुकसान जो है, अगर मॉनेटरी टर्म में कहें तो कोई नुकसान जो है भारत को होता दिख नहीं रहा है। लेकिन भारत ने जो स्ट्राइक किया, भारत ने जो नुकसान किया, वो पाकिस्तान की कमर तोड़ चुका है, और इसी के कारण वो घुटनों पर आकर के मनुहार कर रहा था इनफैक्ट ट्रंप से कि हमें भारत से सीज फायर करवा दो। करेंगे चर्चा आगे भी। हमारे साथ सिद्धार्थ दवे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सिद्धार्थ जी, 2 दिन से आपसे बात हो रही है और इस दिशा में भी हम लोग बात कर रहे हैं। आज जो सीज फायर के लिए बात हुई है उस पर तो हम कहेंगे ही, आपसे उस पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक चीज जो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो सीज फायर हुआ है कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना होती है आतंकवाद की, तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मान करके ट्रीट करेगा? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी मनीष जी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, किंतु वो उस टॉपिक पे मैं आऊं उसके पहले मैं कुछ 2-3 बिंदुओं को और टच करना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये है कि जो सीज फायर का जो भी बात हुई वो पाकिस्तान की तरफ से ही, पाकिस्तान के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने 3:35 पे अपने काउंटर पार्ट को, यानी कि भारत को, ये बात कही कि हम जो है सीज फायर करना चाहते हैं। यानी कि सीज फायर की गुहार या वो आग्रह कौन करता है? जो हारा हुआ देश होता है वो करता है। दूसरी बात, जो IMF लोन की बात है तो उसमें भी यूएस की तरफ से ये कहा गया है कि 1 बिलियन का प्रोविजनल रिलीज जो है वो आपको इमीडिएटली हम दे सकते हैं, और बाकी का जो है बैलेंस वो सब्जेक्ट टू कंप्लायंस रहेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी और बहुत अहम बात है वो है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी 23 अप्रैल 9:15 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने कहा था कि वो अबेयंस में डाल दी गई है, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या वापस स्थिति हो गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी रिमेन्स अंडर अबेयंस, और भारत जो है आने वाले टाइम में उनके जो 3 नॉर्दर्न रिवर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो काम कर सकता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि यूएस और पाकिस्तान और समग्र विश्व जो डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है उसमें बदलाव लाने में समर्थ हुआ है। यानी कि जो आपने बताया, इसके मायने क्या होते हैं वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिस हैज क्रिएटेड अ शिफ्ट इन द लीगल फ्रेमवर्क। यानी कि पहले जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 51 है कि जिसमें जो परमिट करता है कि कोई भी आर्म्ड अटैक होता है वॉर के सिचुएशन में, देश सेल्फ डिफेंस में जो है वापस कोई भी प्रीएम्प्टिव या फिर रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता है। इस केस में अब क्या होगा कि जब एनी एक्ट ऑफ टेरर शैल बी कंसिडर्ड एज वॉर, यानी कि एक्ट ऑफ टेरर हैज कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो पाकिस्तान का स्टेट क्राफ्ट में टेररिज्म को हमेशा से एक टेररिज्म की हमेशा से एक सुप्रीमेसी रही है। 48 में कबायली आए थे, रेगुलर आर्मी तो नहीं थी, कबायली थे। रेगुलर आर्मी इन द फॉर्म ऑफ कबायली से लेकर, मैं 48 से लेकर आपको अब तक की बात बता रहा हूं, तो टेरर या टेररिज्म जो था वो पाकिस्तान के लिए एक स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा था। वहां पे जो टेररिस्ट होते हैं उनको एक बहुत बड़ा दर्जा मिलता है, जो हमारे देश में शायद जो जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उस तरह का उनका एक एलिवेशन, अगर मैं डिप्लोमेटिक भाषा बोलूं तो प्रोटोकॉल में वो उनका एक अलग लेवल रहता है। बिल्कुल जी। जो ये स्टेटस है इससे
ये हो गया है कि जो स्टेट ऑन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो उसमें ये एक्ट ऑफ टेरर की वजह से मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है वो हमारी तरफ से लेजिटिमेट होगा अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये दूसरी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भारत का केस ग्लोबल फोरम्स में जैसे यूएन हो गया, एफएटीएफ हो गया, उसमें और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा और पाकिस्तान को जो है हम डिप्लोमेटिकली और आइसोलेट कर सकेंगे, पर्टिकुलरली जो टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में। इसके अलावा फाइनल जो है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में हमेशा जो पाकिस्तान हम उसको कहते हैं ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म और वो सब हम बताते हैं, तो अब कहीं ना कहीं पे वो इंटरनेशनली अकाउंटेबल हो जाएगा किसी भी घटना जो भी भारत में होती है या फिर भारत के बाहर कहीं पे भी होती है उसके जिसमें पाकिस्तान निर्लिप्त है। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में मुझे लगता है कि ये कि बहुत बड़ा एक्शन होगा। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी इसकी नहीं हुई है। चक्रपाणी जी के पास मैं जाऊंगा। चक्रपाणी जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर करने की घोषणा, और एक तरीके से जब हमने देखा जब 9-8 के दरमियानी रात जब भारत ने स्ट्राइक किया था और उसमें जो आतंकी मारे गए थे, उस आतंकी के जनाजे में जिस तरीके से भारतीय स्ट्राइक से मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे। राष्ट्रपति, पाकिस्तान की राष्ट्रपति की तरफ से जो है उस पर जो फूल जो है वो चढ़ाए गए थे उस पर, और उसका संदेश था बाकायदा, और ये पब्लिक में था, ऐसा नहीं कि उसे छुपा के लाया गया था, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में पाकिस्तान के था। क्या आपको लगता है कि यह जो आतंकवादियों को स्टेट ऑनर दिया जा रहा है पाकिस्तान में, ये उसके खिलाफ ये लड़ाई होगी, ये उसके खिलाफ ये डिसीजन होगा, और इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो दुनिया के सामने तो हम पहले से बेनकाब हो चुके हैं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एक्ट ऑफ वॉर के बाद जो पाकिस्तान को इस पॉलिसी में भी चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले मुकेश जी, सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत जी। देखिए, आपने जो कहा है और मुझसे पहले जो प्रवक्ता ने कहा था बिल्कुल सही कहा था जी। एक्ट ऑफ वॉर जो है वो टेररिज्म है विदाउट एनी डाउट्स, और ये चीज इंक्लूड की गई है हमारे जो भी सीज फायर के बेसिक जो प्रोटोकॉल बना है उसमें। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से आगे चल के पाकिस्तान को, जो आपने बताया कि जर्नैल भी खड़े थे जनाजे में, प्राइम मिनिस्टर ने फूल भेजे थे, ये सारा इस सब का खामियाजा बहुत महंगा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। ये मत भूलिएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल। मतलब यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी कंटिन्यूज टू बी इन अबेन। हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जो हमने पाया है पाकिस्तान को घुटने पे लाके, इसको हम ना खोएं जैसे हमने 1971 में खोया था। बिल्कुल। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के आसपास पाकिस्तान को भटकने ना दें, पाकिस्तान को कोई रियायत ना दें, और पाकिस्तान आर्मी को उतना ही जमीन पे रखे रहे जितना आज है, और आगे और भी ज्यादा उनकी नाक जमीन पे रगड़ी जाए। बिल्कुल। यानी अभी जो आप ये कह रहे हैं कि सीज फायर में 12 तारीख को जो बातचीत होनी है उसमें अपनी शर्तों पे भारत ये करे, और अगर शर्त नहीं करे तो फिर से ये जो ऑपरेशन, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी होल्ड है, खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं किया गया है। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 चीजें हैं। एक तो जो एक्ट ऑफ वार, मैं इस पर ये चाहूंगा कि एक्ट ऑफ वार की जरूरत हुई 2001 से, अगर हम बात करें, उसके पहले की बात छोड़ दें, 2001 से लेकर के 2008, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अक्षरधाम, अहमदाबाद, गुजरात, लगातार जो है आतंकी हमले हुए हम पे, और हम उसे एक आतंकी घटना के रूप में ट्रीट करते रहे। हम डोजियर बना करके पाकिस्तान को देते रहे और पाकिस्तान उस डोजियर को अपने डस्टबिन में फेंकता रहा। क्या आपको लगता है कि यह जो नीति है कि एक्ट ऑफ वार, एक्ट ऑफ टेररिज्म को अगर हम एक्ट ऑफ वार की तरह ट्रीट करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये चीजें अब रुकेगी और पुलवामा को हम ये कह सकते हैं कि इस मूव के बाद ये आखिरी घटना होगी पाकिस्तान की तरफ से? ये एक्ट ऑफ वार एक बहुत ही बड़ा लाउड मैसेज है पूरी दुनिया को कि भारत अब 20 साल पीछे का भारत नहीं है। जी।
भारत अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जानता है, उनका सफाया करना जानता है और फ्यूचर में सफाया करेगा भी। इसको आप केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं कीजिए। बिल्कुल। इसका मैसेज ये है कि दुनिया का कोई भी कंट्री अगर भारत में किसी तरह की भी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसको हम अपने खिलाफ युद्ध मानेंगे। अब नजदीक तो हमारे पाकिस्तान है, कंसीडर भी पाकिस्तान ही होगा, पर मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। दूसरी बात जो आपने 2001 से लेकर सारी घटनाओं का जिक्र किया, पिछले 4 दिन की एक्टिविटी से एक मैसेज बड़ा साफ गया कि आपने उन सारे टेररिस्ट को ऑलमोस्ट, कोई 1-2 बच गए हो तो आपने खत्म कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कंधार में जो लूज किया था जी, जिसको हम लोग मानते नहीं है कि हमने लूज किया, पर हमारी हरासमेंट हुई जी, आपने उस दाग को भी धोया, आपने मुंबई अटैक के दाग को भी धोया और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी सफाई कर दी और पूरा एक लाउड मैसेज पूरी दुनिया को चला गया कि अब जो भारत में पहले पाकिस्तान करता रहा है वो अब कभी नहीं होगा। और मैं आपको आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 12 तारीख की मीटिंग अभी लंबी चलेगी, इसका जो भी आउटकम हो, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब जल्दी से भारत में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो सब लोग मीडिया में, पाकिस्तान मीडिया के प्रोपगंडे से प्रभावित हैं। जब सच्चाई बाहर आएगी सबको बड़ा अच्छा खासा सेका लगा है और टेररिस्ट को बहुत अच्छा खासा सेका लगा है। किसी बंकर में बच नहीं पाएंगे, ये उनको पक्का पता, इस 4 दिन के एक्शन से पक्का पता चल गया सबको कि छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे और बहुत बुरी तरह मारेंगे। कहूंगा ये थोड़ी सी राजनीति से संबंधित है कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर अगर ये होगा तो अगर इसका जो मैसेज है, क्या धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के जो हालात बदल रहे थे और उसमें ये एक तरीके से ऑब्स्टैकल करने, क्या उससे इस पे असर पड़ेगा कश्मीर में? मुकेश जी ऐसा है, एक्ट ऑफ वॉर अभी आज एक मीटिंग में एक डिसीजन हुआ है जी, उसका फ्रेमवर्क बनेगा, उसका एक प्रोटोकॉल बनेगा, उस पर चर्चा तब होगी जब वो बन के बाहर आएगा। लेकिन मैंने तो आज की सिचुएशन का जिक्र किया है कि केवल भारत का यही कह देना कि हम इसको युद्ध ट्रीट करेंगे, ये पूरी दुनिया में एक लाउड मैसेज है। मैंने केवल उसके जो राजनीतिक संदेश है, जो कूटनीतिक संदेश है, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है। इसका फ्रेमवर्क अभी ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना मेरे दूसरे साथी वक्ताओं के पास है। जब इसका फ्रेमवर्क बन के आएगा तब पता चलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक्ट ऑफ वॉर पे हम चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ दवे जी के पास जाएंगे। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से विनोद मेहता जी कह रहे हैं कि इसका असर होगा और कोई भी आतंकी जो है अब वो हिम्मत नहीं करेगा कि फिर से हम इस तरीके की गतिविधियां, क्योंकि बंकर में कहीं भी छुपे रहेंगे आप तो आपको ढूंढ करके मार दिया जाएगा, आपको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जब आतंकी डरने लगेंगे तो कश्मीर में इंटरफेयर भी बंद हो जाएगा सीमा पार से। कश्मीर में जब सीमा पार से इंटरफेयर बंद हो जाएगा तो कश्मीर में जो रियल जो भारत का 370 बनने के बाद कश्मीर में हुआ है, क्या वो असल रंग जो है निखर करके इस डिसीजन के बाद आएगा? देखिए, ये कहना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि हमने बात तो कर दी है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर शैल बी एक्ट ऑफ वॉर, बट इसमें सबसे बड़ा जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसको मैं देख सकता हूं वो ये कि इसमें विल नीड रोबस्ट एविडेंस। ये इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रहा है या ये पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान इज बिहाइंड इट। अब कल उठ के अगर कुछ होता है वैली में और पाकिस्तान कहता है जी नहीं जी ये तो समथिंग हैज कम फ्रॉम लेट्स से अक्रॉस चाइना की तरफ से हुआ है, या उसको डिनाई करता है, या फिर उसमें कहने का तात्पर्य ये है कि हमें उस केस में विल नीड रोबस्ट एविडेंस। सिद्धार्थ जी, पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा है इस वाले एक्ट को, इसको भी कहा है, मुंबई अटैक को भी कहा है, किसी भी आतंकवादी घटना को मान तो नहीं रहा है जी। सही बात है आपकी, बट जब हम इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं हमें उसको अब एक अलग लेवल पे हम जा रहे हैं। जब हम उसको स्टेट क्राफ्ट से दूर करने का जो प्रयास पूरा चल रहा है, हम उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन हमारा जो जिस पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जो 2016 और उसके बाद 2019 उरी और बालाकोट के तब से शुरुआत इसकी हो चुकी थी। तो जब हम जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी एक डेटरेंस तो होती है,
कि भाई हमारा इतनी बड़ी सेना है, हमारा इतना बड़ा बल है, इतना माइट है, तो एक उसकी डेटरेंस रहेगी। किंतु देखिए आखिर में तो ये पाकिस्तान है, और किस हद तक या कब तक ये डेटरेंस रहेगा। देखिए 12 को फिर डीजीएमओ लेवल पे क्या नेगोशिएशंस होती है, क्या बात होती है, इस बीच में क्या होता है। लेट्स वेट एंड वॉच ऑन दिस, एंड उसके बाद थोड़ा पिक्चर क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जो बात आपने कही कि ये पाकिस्तान के संदर्भ में ही है, क्योंकि अब तक भारत में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सभी के सभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही है। कुछ में बांग्लादेश का भी हाथ है, लेकिन ज्यादातर में 99.99 अगर कहें तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रहे। इसलिए इसका मतलब ये जो शब्द जो है या ये जो डॉक्ट्रिन बनाने की कोशिश की, ये जो एक मैसेज देने की भारत से कोशिश है, वो पाकिस्तान को ही मुख्य रूप से मैसेज देने की कोशिश है। और पाकिस्तान का ही दखल जो है कश्मीर में अशांति के लिए है, कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए है। तो मैं इसी लिहाज से ये चीज पूछ रहा था। और एक और भी मैं सवाल मैं विनोद मेहता जी से, सुदर्शन चक्रपाणी जी से, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। जी यूएन में भी कई फोरम्स में, कई प्लेटफॉर्म्स में जब टेररिज्म को डिफाइन करने की बात आई, तभी भी हमने इस बात को बहुत ही मुखर तरीके से भारत ने रखा है। और जो कई बार जो एक इमर्जिंग ट्रेंड हो रहा है, इमर्जिंग नॉर्म बन रहा है ग्लोबल लेवल पे, कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है ये कन्वेंशनल एग्रेशन जो पहले देखा जाता था उसके ही समानांतर, उसी की तरह से देखा जाएगा। तो ये जैसे अभी हमास इज अ नॉन स्टेट एक्टर, तो anything happening from a non-state actor but rooted within the state or supported by the state shall be considered like a conventional aggression। जो यानी कि जो पहले का जो बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान भी अपना स्टैंड चेंज करेगा। हो सकता है अपना व्यवहार ना बदले, अपनी रणनीति बदले, अपने मदद करने के तरीके में थोड़ा कहे बदलाव लाए। और क्योंकि आतंकवाद तो उसकी जड़ में, उसकी मूल में है, तो शायद इतनी जल्दी वो उससे अलग नहीं हो सकता है। सुदर्शन चक्रपाणी जी जो है थोड़ा डिसॉल्व हो गए, मैं एक बार कहूंगा उनको जरा ठीक से लाए। विनोद मेहता जी, ये तो बात हुई 370 की कश्मीर की, क्या जो भारत के भीतर के जो पाकिस्तान है, क्या उस पर भी कोई असर होगा इसके? क्योंकि अक्सर तो लड़ाई जो है भारत में, तो भारत के भीतर के पाकिस्तान से ज्यादा है। जितने पॉकेट्स बनते जा रहे हैं भारत के भीतर में पाकिस्तान के, उन पर इसका असर होगा। दो चीज का, ये केवल एक्ट ऑफ वॉर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो इस तरीके से सीज फायर है, भारत एक तरीके से कहें जो विजयश्री को हासिल किया, मैं ये कहूंगा। यह जो सीज फायर है भारत अपनी शर्तों पर अगर करता है, 2 दिन में अगर पाकिस्तान घुटने टेक देता है, तो इसका क्या असर भारत के उन लोगों पर होगा जो अब तक जो है पॉलिटिकल फॉर्म में या किसी झंडे के, किसी बैनर के तले खड़ा होकर के भारत का विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक्टिविटी हो पाएगी। भारत और भारत की सरकार का मैसेज बाहर और अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग गया है। मैं इसको बड़े देसी एग्जाम्पल के तौर पे बोलूंगा कि शेर पूरे जंगल को नहीं खाता है। जब शेर आता है तो शेर आने का मैसेज होता है। आपने जो 4 दिनों में किया है और इस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में जो 4 दिनों में हुआ है, वो वही मैसेज है जो शेर के आने का मैसेज होता है, और जंगल खाली हो जाता है। जंगल बाहर का भी खाली हो गया और जंगल अंदर का भी खाली हो गया। एक लीडरशिप का ना एक मैसेज होता है। अब इसको आप कंपेयर कर लो, पहले की लीडरशिप के बारे में मैसेज था यार ये कुछ नहीं कर सकते, तो बाहर की ताकतें और अंदर की ताकतें दोनों हावी होती थी। आज की लीडरशिप का मैसेज है कि ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये कुछ भी कर सकता है। तो ये मैसेज बड़ा लाउड एंड स्ट्रॉन्ग है, इनसाइड एंड आउटसाइड आल्सो। मैंने आपको ओपनिंग में मुबारक किस लिए दी कि ये सीज फायर बिना युद्ध लड़े आपने युद्ध जीता, ये काबिले तारीफ है, काबिले मुबारक भी है। और कोई भी आदमी अगर उसका दाव ऊपर पड़ता हो तो कोई किसी से लिहाज नहीं करता। अगर पाकिस्तान मजबूत होता किसी भी सूरत में, उसने 4 दिन के सूरत हालात को ढंग से देखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये युद्ध लंबा चल जाता, तो छोटी सी बात में खत्म करता हूं, 3 चीजें बिल्कुल तय थी। बलूचिस्तान अलग स्टेट होता, अलग कंट्री होता, नंबर 1। पाकिस्तान में तख्ता पलट होता, नंबर 2। और पाकिस्तान एक दिवालिया स्टेट घोषित होता, नंबर 3। ये 3 चीजें पक्की थी। आप इनको सर्कमस्टांसिस से देख लो। 4 दिन पहले जैसे ही हमने अटैक किया, बलूचिस्तान ने 14 सैनिक मार दिए पाकिस्तान के। बिल्कुल। आप विद इन कंट्री जिसको क्लेम करते हो कि 24 करोड़ पाकिस्तानी एक तरफ, अरे 6 करोड़ तो आपको अंदर ही जूता मारने के लिए तैयार बैठे। तो 24 में से 6 तो पहले वो माइनस करो, 18 रह गए। और 18 के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कंट्री
बुरे हालात में है, डेफिशिएट में है खुद कि आप bleed कर उनको रहा है। चला ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीजें तय थी और इसका एहसास पाकिस्तान को है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और ये इंडिकेशन कल से ही आने लगे थे कि जब पाकिस्तान के, अच्छा एक बात मैं और बताता हूं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि युद्ध लंबा, अगर युद्ध लंबा होता है तो उनको पता है कि यहाँ पे हमेशा आर्मी डोमिनेट करती है और ये वर्तमान जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनका सत्ता तख्ता पलट खड़ा है। नवाज शरीफ का लंदन से वापिस आना, अपने भाई को समझाना, और अमेरिका ने कल शहबाज शरीफ से बात करने के बाद पाकिस्तान के कमांडर से बात की, आर्मी चीफ से बात की। इसके आप इंडिकेशन देखो कि वहां अंदर इतनी थरथराहट थी कि जितनी जल्दी सीज फायर हो जाए बिना शोर किए उतना ही अच्छा। उनको लगता था कि उतना ही अच्छा है। और हमारे लिए ये कि हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाले कंट्री है, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि हम पैसा कमाएं, देश तरक्की करे। ठीक है कि अगर हमको कोई मारेगा तो हम अपने आर्थिक हित अलग रख के लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज है कि हम तरक्की करें, हम एक डेवलप स्टेट का जो मिशन है हमारा, हम उसको पूरा करें। डेवलप कंट्री का जो मिशन है 2047 उसको पूरा करें। हमारे लिए ही अच्छा है कि बिना युद्ध लड़े अगर आपका दुश्मन सीधा होता है, लेकिन एक तो चीज ठीक है, नहीं सीधा होता तो हमने कोई मना नहीं किया, हमने केवल एक छोटा सा स्टॉप गैप अरेंजमेंट किया है, रास्ता फिर खुला है। नहीं मानेंगे तो जैसे अब 4 दिन। लेकिन आपने तीन बातें विनोद मेहता जी, आपने 3 बातें कही कि एक तो बलूचिस्तान अलग हो जाता अगर ये लंबा खिंचता, दूसरी बात आपने कि तख्ता पलट हो जाता, तीसरी बात की आर्थिक बदहाली यानी कंगाली की कगार पे पहुंच जाता। ये तीनों कंडीशन भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पाकिस्तान में ऐसा हो तो भारत अगर ये जानता है तो वो कंटिन्यू करना चाहिए भारत को, इसको सीज फायर के लिए राजी क्यों हुआ? देखो हमारी हार्ट क्या है, हमारी आत्मा क्या है। भारत एक ऐसा कंट्री है जो किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए हमारी वर्ल्ड में इमेज है। हमारे वीजा की रिस्पेक्ट है, हमारे पैसे की रिस्पेक्ट है, हमारी जुबान की रिस्पेक्ट है। हम लोग ऐसे कंट्री नहीं है जो किसी का बुरा। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात कही कि हम हमारी छवि ऐसी है जो पाकिस्तान भी इस बात को समझता है और हम इसी छवि के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए हमें विश्व गुरु भी लोग कहते हैं। चक्रपाणी जी, हमारी इमेज ये है, हम जो करते हैं वो विश्व के लिए अच्छा करते हैं, किसी के बुरे में नहीं है, लेकिन हमको कोई नुकसान करेगा तो हम उसका जवाब ठोक के देना जानते हैं। मतलब ये दोनों मैसेज मुझे लगता है कि इस सीज फायर, इस लड़ाई और इस सीज फायर से गया है कि हमें अगर तुम छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और हम एक शांति प्रिय देश हैं और हम विश्व बंधुत्व की बात भी करते हैं। सुदर्शन चक्रपाणी जी क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, आपको याद होगा कल ही जब हम बात कर रहे थे जी, तो मैंने कहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये युद्ध खत्म होना है जी। और चाहे जैसे विनोद जी कह रहे थे 3 चीजें जो होनी है, इनमें से तीनों की तीनों होंगी, चाहे युद्ध खत्म हो या ना हो। और हमने ये तो सुनिश्चित कर लिया है। हाँ। तो 3 चीजें इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके, एक इंडस वाटर, बिल्कुल, दूसरा टेररिस्ट एक्ट जो है, एनी टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, बिल्कुल, और तीसरा हमने अभी तक किसी भी मसौदे के ऊपर हमने एग्री नहीं किया है, इसके ऊपर वार्तालाप होगी। और युद्ध विराम इज ओनली कंडीशनल, कि जो जो हम शर्त लगाएंगे वो शर्त पूरी होंगी। बिल्कुल। तो ये ना सोचिए कि पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है। कल जो है एक भाई बंदर को एक लॉलीपॉप दिया जाता है या एक केला दिया जाता है कि भैया आप ये केला पकड़ लीजिए, तो कल थोड़ा सा IMF से पैसे मिले हैं कि अगर आप जब ये नहीं मानेंगे भारत की शर्तें, तो जो एक केला आपके पास है ये भी वापस चला जाएगा। नहीं, अभी तो लोन अप्रूव हुआ है, डिसबर्स नहीं हुआ है। लोन अभी अप्रूव्ड है, डिसबर्स नहीं हुआ है, अप्रूव्ड है, केवल अप्रूव्ड है। बिल्कुल, तो वो भी आपका रुक सकता है। ये केला बचा हुआ है उनके पास, बस दिखा रहे हैं कि बंदर को पिंजड़े के अंदर रखा है और केला बाहर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आखिरी कमेंट प्रोग्राम को, तो ये पूरा का पूरा मसौदा बना रखा है। बिल्कुल, और हमें मालूम है हमें क्या चाहिए जी। और देखिए ये पुराना भारत नहीं है, ये विश्व गुरु अपने आप बिना मिलिट्री पावर के नहीं बन सकता। बिल्कुल। और विश्व गुरु के लिए देखिए अब कैसा है, एक बड़ी लाठी होनी चाहिए लेकिन उसको आप मखमल के कपड़े से कवर करनी चाहिए। यही चाणक्य ने कहा था, यही हम अब कर रहे हैं। बिल्कुल। हमको अपने जो अर्थशास्त्री हैं, जो
युद्ध शास्त्री हैं चाणक्य जैसे, उनकी तरह हमें बनना है। हमें सुनजू वंजू की तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी समय आ रहा है और हमारे साथ जुड़ने के लिए चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद मेहता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सिद्धार्थ दवे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमानों का बहुत ही बहुत धन्यवाद।